नमस्कार दोस्तों, हिंदी यूनिवर्सिटी चैनल में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? निश्चित रूप से तैयारी में लगे होंगे। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे होंगे, एसआई सेकंड ग्रेड, अभी वीडियो की भी भर्ती आ रही है, उन सब में एक कॉमन जो बात है, जो एमएलएसयू के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए भी ये पूरा पूरा वीडियो है कि हमको शब्द विचार पर बात करना है, शब्द बनते कैसे हैं उस पर बात करना है। तो कम से कम हमको इन शब्द विचार में शब्द क्या है, दो वर्णों के सार्थक मेल को, दो वर्ण है उनका मेल भी सार्थक होना चाहिए और उसका सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए। दो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो अक्षरों या ध्वनियों के परस्पर मिलने से जो सार्थक अर्थ निकलते हैं वो शब्द कहलाते हैं। लेकिन एक और आता है पद, और सर्वाधिक पद शब्द संधि के अंदर उपयोग में लिया जाएगा, क्योंकि जब शब्द, ध्यान रखना, शब्द लिख सकते हैं, लिखना, शब्द जब व्याकरणिक कोटि में आ जाता है, व्याकरणिक कोटि में आ जाता है, व्याकरण की कोटि में आ जाता है, तो वो शब्द पद कहलाता है। आप किसी शब्द का उपयोग व्याकरण की दृष्टि से करेंगे, चाहे वो समास में करेंगे चाहे संधि में करेंगे, तो वो शब्द आपका पद कहलाएगा। इतना ध्यान रखना है। दूसरी बात इसमें शब्द में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि सार्थक शब्द है वही शब्द है, बाकी शब्द नहीं है। जैसे बच्चे को हमने कह दिया अटरम सटरम खा रहा है, चाय वाय पी ले, चाय शब्द है, अटरम शटरम शब्द नहीं है। हम फैशन की दुकान पे जाते, फैशन लेके नहीं आते हैं। हम किराना की दुकान पे जाते, किराना लेके नहीं आते हैं। उसमें जो सामान आते हैं वो शब्द है, उस समूह के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम संधि पर बात करेंगे कि शब्द विचार के अंदर सबसे पहले संधि। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको याद रखनी और कंपल्सरी रूप से याद रखनी है, जितने सारे नाम हैं, अगर स्त्रीलिंग नाम है, उनके अंत में आकारांत, ध्यान रखना, रमा, राधा, कमला, या इकारांत, ध्यान रखना, इकारांत, लक्ष्मी, सरोजनी, इकारांत एक बड़ा ही, ध्यान रखना, जिसको आप बड़ा कहते हैं, या फिर उकारांत। आपको मैं अलग से ऐसा लिख बता रहा हूं ताकि दिखे स्पष्ट कि ये बड़ा ऊ है, जिसको बड़ा मानते हैं, हालांकि इसकी ध्वनि ऊ है। ये जितने भी शब्द है, ये जितने भी वर्ण है, ये स्त्रीलिंग शब्दों के पीछे आते हैं, पुल्लिंग में ये नहीं आएंगे। पुल्लिंग जितने भी शब्द होंगे, ध्यान करना, उसके पीछे अकारांत, इकारांत, उकारांत होगा, नामों के पीछे। अब किसी का नाम डिंपल है तो वो हिंदी का नाम नहीं है, समझना। तो अपने अपने नाम को ढूंढिए कि आपका नाम जो भी है स्त्रीलिंग है तो आपका नाम के अंत में ये शब्द है, ये वर्ण आएंगे, ये स्वर रहेंगे, और पुल्लिंग है तो ये स्वर रहेंगे। इतना ध्यान रखेंगे तो संधि बहुत सरल है। स्त्री वाली जितने नाम है, जैसे वधु, स्त्री, नारी, नदी, स्त्री वाली जितने सारे नाम होंगे, उन नामों के अंदर अंत में ये आएगा। इसलिए संधि करते समय ये स्पष्ट ध्यान हो जाएगा कि हमको कौन सा शब्द लेना है। क्लियर? अब हम संधि पर जाते हैं।
संधि की जब बात करते हैं, संधि का अर्थ होता है मिलाप करना, संयोग करना, संयोग होना, यानी मिलना, मिलना सामान्य रूप से संधि के अर्थ है। ये अर्थ हो गए। परिभाषा जब देखेंगे, व्याकरण की दृष्टि से परिभाषा देखेंगे, इतिहास में संधि अलग प्रकार की, दो राजा मिलते हैं अपनी संधि करते हैं, शब्दों की संधि अलग प्रकार की है, लेकिन उद्देश्य है दोनों का मिलना है, और मिलने के बाद में भी वो अपने दोनों मिल जाते हैं, एक नया अर्थ देते हैं, यानी दो शब्द मिलने के बाद में नया अर्थ देंगे, लेकिन दोनों के अर्थ की सार्थकता उसमें बनी रहेगी। जैसे विद्यालय है, तो विद्यालय क्या काम आ रहे हैं? विद्या के लिए काम आ रहे हैं। आलय क्या है? घर है। दोनों शब्दों की सार्थकता बनी हुई है, लेकिन उसका नया शब्द दे देते, नया रूप हमारे सामने आ जाता है। तो ध्यान रखना है, दो वर्णों के में सार्थक मेल को संधि कहेंगे। एक सामान्य सी परिभाषा होगी, दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहेंगे। दूसरा हो गया, दो पदों के परस्पर मेल को संधि कहेंगे। एक और परिभाषा आप कह सकते हैं, प्रथम पद का अंतिम वर्ण दूसरे पद का पहला वर्ण। जैसे विद्या प्लस आलय, ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। अब आपको विशेष रूप में संधि में ध्यान इतना रखना है कि दोनों पदों का अर्थ होना चाहिए। अगर दोनों पदों का अर्थ नहीं है तो संधि नहीं होगी। दोनों पद यानी दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, तब संधि होनी है, नहीं तो संधि नहीं होनी है। इसका अंतिम पद आप, इसका पहला पद आ प्लस आ बराबर आ। ठीक, हमको बेसिक बातें कितनी ध्यान में आ गई। स्त्रीलिंग सभी जिसको आप कहते हैं बड़े होते हैं, आ ई उ। पुल्लिंग सभी जिसकी मात्रा एक होती है, अ ई उ। फिर दोनों पद सार्थक होंगे, दोनों पद परस्पर मिलेंगे, उस परस्पर मिलन की सार्थकता रहेगी। इस बातों का ध्यान रखना है। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार परीक्षा में आया, संधि में कौन सी संधि है? संधि में व्यंजन संधि है, और संधि विषय है सम प्लस भी। अगर पंचम वर्ण के बाद में कोई भी किसी वर्ग का वर्ण आता है तो वो अनुस्वार में बदल जाता है, बस इतना सा है, ये ध्यान रखना। अब संधि है, इसके भेद कितने, प्रसव पर जो वर्ण है कितने प्रकार से मिल सकते हैं? तो व्यंजन व्यंजन भी मिलेंगे, स्वर स्वर भी मिलेंगे, और हमने संस्कृत से विसर्ग भी लिया है तो विसर्ग भी मिलेगा। इसके अलावा हिंदी में कोई विषय नहीं है। तो स्वर स्वर आपस में मिलेंगे, स्वर और व्यंजन भी मिलेगा, व्यंजन और स्वर भी मिलेगा, और विसर्ग और स्वर भी मिलेगा, विसर्ग और व्यंजन भी मिलेगा। तो तीन प्रकार की संधियां हमारे सामने आती है। उसमें पहली है स्वर संधि। मैं ज्यादा लिखाने का काम नहीं करता हूं, मेरी वीडियो केवल देखनी है और उसको समझने की कोशिश करनी है। पहली स्वर, जिसमें केवल आपस में स्वर मिलेंगे। दूसरी व्यंजन, इसमें स्वर व्यंजन दोनों मिलेंगे, व्यंजन व्यंजन भी मिलेंगे, ये दोनों ही हो सकता है, ध्यान ही रखना है। और तीसरी विसर्ग है। तो विसर्ग में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कोई भी आ सकता है, और उसमें जो शब्द में बदलाव होगा विसर्ग संधि के अंदर। तीन संधियां हो गई। संधि कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की। अब प्रश्न सर्वाधिक आते हैं स्वर संधि में से।
जितने भी प्रश्न उठे हैं सर्वाधिक स्वर संधि में से और व्यंजन संधि में से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। अगर पेपर में 10 प्रश्न आए हैं, 3 प्रश्न इसके आएंगे, 6 प्रश्न इसके आएंगे, 1 प्रश्न इसका आएगा। ये आप इसका रेशियो पूरा लिख करके रखिएगा, इसको ध्यान रख करके पढ़िएगा। अब समस्या ये होती है, अयादी संधि का उदाहरण पूछने के बाद में भी वो पूछ लेता है निम्न में कौन सी संधि है और इन तीनों का नाम देता है, केवल अयादी नहीं देता है। तो हम फंस जाते हैं, सर इसमें तो अयादी थी। तो अयादी स्वर संधि का पार्ट है, इतना ध्यान रखना है। अब आप स्वर संधि पे हम आज बात करेंगे और उसके भेदों पर बात करेंगे, पढ़ेंगे उसको कल। स्वर संधि कहते किसको है? अब सबसे पहले स्वर क्यों पढ़ना? क्योंकि वोकेबलरी के अंदर अपनी जो वर्णमाला थी, शब्दकोश से उसके अंदर सबसे पहले स्वर आए हैं, सबसे पहले स्वर आए हैं। तो हमने सबसे पहले स्वर संधि को पढ़ा। अब स्वर भी किस, तो प्रश्न पर स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, वो सरल है। फिर वही परिभाषाएं चले जाओ, प्रथम पद का अंतिम स्वर, दूसरे पद का पहला स्वर मिलता है, नया शब्द का निर्माण करता है, स्वर संधि। क्लियर? अब आप लिखेंगे स्वरों को तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमको कौन सी संधि कहां तक जाती है। अब अपन को संधि का डिवाइडेशन करना है, स्वर संधि का डिवाइडेशन करना, केवल स्वर संधि। सबसे पहले क्या आया? अ, तो हमको अ यहां लिख देना है। ओके। दूसरा क्या आया है? आ, आप भी लिख देना है। उसको संधि का मतलब जोड़ना है, तो इसलिए हमने यहां पर धन लगा दिया, प्लस आप कहते हैं, इसको धन कहते हैं हिंदी में। अब ये करके आप मुझे ये बताओ इसके कितने रूप और हो सकते हैं। इसी को अगर वापस अपन को करना है, ये बराबर क्या होगा, ये अपन बाद में बात करेंगे। इसका रूप ये भी हो सकता है, आ प्लस अ भी हो सकता है, अ प्लस अ भी हो सकता है, और अ प्लस आ तो हमने लिख दिया, आ प्लस आ भी हो सकता है। अब इसको समझिए, बहुत सरल इसका ट्रिक है, ये इस पर भी लागू होंगे। अब इसको ये दीर्घ संधि क्यों कहते हैं, ये मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसको समझिए, हम एक परिवार में रहते हैं, ओके? परिवार में रहते हैं, 2 भाई है, तो ऑफ कोर्स एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। पिताजी माना कि संसार में नहीं है, तो बाहर से गांव वाले जो भी लोग आएंगे वो किस घर में रहेंगे? सबसे पहले मिलना है तो बड़े भाई के घर में जाएंगे, यानी जो बड़ा है उस परिवार के अंतर्गत। पूछेंगे घर किसका है, तो वो कहेंगे बड़े भाई के। या आप देखिए, हमारे इस क्षेत्र के अंदर महिलाएं अपने जेठ का नाम नहीं लेती, तो क्या करती है, जेठ जी को कैसे कहेगी? तो जो सबसे बड़ा लड़का है या लड़की है, उसके पिताजी के नाम से। आपके बड़े भाई है, उसके पिताजी के नाम से। ना जगदीश है, जगदीश के बाप, जगदीश की मां। तो जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, भले वो छोटा भाई उसके साथ रहता है, चाहे नहीं रहता है, चाहे अलग रहे, चाहे उसका खेत इधर हो, चाहे खेत इसका इधर हो, चाहे इधर खेत हो, चाहे इधर खेत हो, ये पूरा मिलेगा। बाहर के लोग तो बड़े भाई के नाम से ही जानेंगे। तो बड़े का मतलब क्या हुआ?
अलग नहीं है, दोनों साथ है, तो एक का ही डबल रूप है। तो आपको जब एक जैसे स्वर दीर्घ संधि की परिभाषा समझिए, सजातीय स्वरों के परस्पर मेल को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। पहली संधि आपकी है दीर्घ स्वर संधि। सजातीय स्वरों के परस्पर मेल को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो सबसे पहले हमने इनको लिया, फिर इनकी यही की याद पर ई प्लस ई, ई प्लस ई, ई प्लस ई, ई प्लस ई, धापुरे मां बराबर। और तीसरा ये ले लो, ऊ प्लस ऊ, होगा क्या इसमें, ई आएगा, कुछ भी करो बड़ाई का घर ही आएगा। अब यहां क्या हो गया, ऊ और ऊ कर लो तो बड़ा ही आएगा। अब आप परस्पर कैसे करोगे, आपस में एक दूसरे के मिल ही नहीं रहे, क्योंकि री हिंदी में तो है, संस्कृत में तो है, हिंदी में एक ही। अब ये दोनों, इन दोनों की ध्वनि एक जैसी नहीं है, इनकी एक जैसी नहीं है, तो जहां पर ध्वनि एक जैसी निकलती है वो सब दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। और दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आपको बीच में या तो आ की ध्वनि मिलेगी, आ की मात्रा मिलेगी, बड़ी ई की मात्रा मिलेगी, या जिसको आप बड़ा ऊ कहते हैं ऊ की मात्रा मिलेगी, और कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप उसमें दीर्घ संधि को ढूंढना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, इन मात्राओं को बीच में पाएंगे। ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, आ की मात्रा अगर आपको बीच में दिखती है, आप उसको शब्दों को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि बोलने पर पता चल जाता है, तो दीर्घ स्वर संधि है। फिर इसका दूसरा पार्ट है गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। 5 भाग है और पांचों ही इसमें से ही है। अब अ से शुरू करेंगे, अ और ई मिलेगा, अ और ई मिलेगा तो ये गुण संधि में गया। अ और ऊ मिलेगा, ऊ मिलेगा तो भी गुण संधि में आ जाएगा। री मिलेगी तो भी गुण संधि, हमने इसको निपटा दिया। अब अ और ए मिलेंगे, वृद्धि संधि हो जाएगा। तो ये चीजें हमको आगे आगे इसको पढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। तो 5 प्रकार की स्वर संधि है। पहली दीर्घ स्वर संधि, जिसको हमने बहुत अच्छे से आज इसको एनालिसिस किया है, बहुत सारे उदाहरण हैं, हम उसको भी पढ़ेंगे। दूसरी गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब अपन क्लास बड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ शब्दों को हम यहां पर आज दीर्घ स्वर संधि को पूरा करने की कोशिश करेंगे। दीर्घ स्वर संधि, सबसे पहले अ प्लस आ, तो आप लिख सकते हैं अंत धन अक्षरी, शब्दों को समझिए, अंत यानी अंत में, अक्षरी। इसका ये भी रूप है अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। शब्द है अक्षांश, अक्ष प्लस अंश, जो आंखों की पुतलियों की तरह घूमती। एक शब्द है ऊहापोह, इसका आपको बताना है, इसका अर्थ क्या होता है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऊहापोह। फिर आप विकलांग शब्द है, देशाटन शब्द है। आप इसके अंदर जैसे मैंने कहा ऊहा पो, क्या से होगा, ऊहा
ओह, देशा टन, विकलांग अंग, ये सब क्या है आपको कहीं न कहीं दिख रहे हैं कि अ और अ मिल करके। अब सर कहेंगे इसके अंदर ये आ है, लेकिन इसको हम कभी कभी हमको पता नहीं चलता आ प्लस अ है या अ प्लस आ है, क्या है या अ प्लस अ है। तो ये तो शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको याद रखने ही पड़ेंगे। ऊहा पो का बताइए। ऊह प्लस अपोह। अपोह का अर्थ होता है विचार करना, ऊह का अर्थ होता है ढंग से नहीं कर पाना, यानी असमंजस की स्थिति आपकी उसमें बनी रहती है। अब आप प्लस आ प्लस आ प्लस अ, इनके स्वयं आप उदाहरण ढूंढ करके लाएंगे और कल की क्लास के अंदर, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी, हम इन सब के 5-5, 6 से उदाहरण ढूंढेंगे। आज का आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मैं बहुत गंभीरता से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को बहुत अधिक रूप से शेयर कीजिए। आपका मोटिवेशन मुझे कम से कम इतना सुदृढ़ बनाएगा कि मैं अगले वीडियो के लिए प्रॉपर रूप से उस मानसिकता के साथ में कि मैं आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और आप उसको गंभीरता से पढ़ रहे हैं। तो मेरा निवेदन, इस चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिकतम रूप से शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इनके अगर उदाहरण याद है, कई परीक्षाओं में आए हैं, तो उस उदाहरणों को भी बताइए और कि किस प्रकार की क्लास रही ये भी आप बताइएगा। आपके उस प्रश्नों के इंतजार में वापस मिलेंगे कल और समय रहेगा अपना 10 बजे। धन्यवाद।